जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एस्ट्री टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि 26 मई 2024 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर दोस्तों आप सभी को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा पेपर है यूपीएससी में जिसको या जिसके बिना आपका सिलेक्शन होना असंभव है। और अक्सर उस टॉपिक को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और उनका पेपर, उनका एग्ज़ाम बढ़िया से, उनका सिलेबस बढ़िया से तैयार होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो हार मान के पीछे हट जाते हैं। अगर आपको दोस्तों टॉपर बनना है, यहाँ तक कि अगर आपको रैंक लाना है या फिर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि है। आप 1-2 साल में उसको सही तरीके से नहीं कवर कर सकते। उसको सही तरीके से अगर पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे तब भी बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकेगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, और कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे संबंधित वीडियोस आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों आपको मैं इस टॉपिक को बढ़िया समझाऊँ उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स के पास। ठीक है, जब 2023 के बारे में समझेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। अब 2023 में दोस्तों जब नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी के बारे में, तो उसमें टोटल वैकेंसी जो आती है वो रहता है 1150। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, टोटल वैकेंसी आती है 1150। यूपीएससी 2023 का जब प्रीलिम्स पेपर होता है, उस दौरान तकरीबन 11 लाख बच्चों ने उस पेपर को दिया, यानी दिया मतलब कह सकते हो कि 11 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म को फिल किया और तकरीबन 8 से 10 लाख बच्चों ने उस एग्ज़ाम को दिया। एक मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अब इन 11 लाख को फॉर्म बच्चों ने भरा 11 लाख, तो उसको 11 लाख के आसपास ही लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो कहीं ना कहीं 11 लाख बच्चों को आप लेकर जरूर चला करो। ये नहीं कि सिर्फ 6 लाख या 8 लाख या 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ऐसा कुछ नहीं, आप पूरे आंकड़े को लेकर चला करो। ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 14,624 बच्चे, यानी कि 14,624 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया फॉर मेंस एग्जाम। जब मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया गया, इसका मतलब टोटल 14,624 बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो चुके थे। यानी कि क्या समझे आप, 1150 बच्चों के लिए, जो 1150 पोस्ट थी यूपीएससी में, उस एग्ज़ाम के लिए 11 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, यानी तकरीबन 8 से 10 लाख, 8 लाख बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और उसमें तकरीबन 14,624 बच्चों का सिलेक्शन होता है फॉर मेंस। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो जितनी वैकेंसी थी उसके तकरीबन 12 से 13 गुना ना, ऐसे तो हुआ 12 तो 13 गुना, यानी कि 12 to 13 टाइम्स, यही तो हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों क्या होता है ना कि यूपीएससी बहुत सारे बच्चों का दो चीज़ डाउट होता है कि मैं मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से करूँगा। उससे उससे क्या होता है कि मेंस की तैयारी वो इतना अच्छे से करते हैं कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसको उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके कुछ हफ्ते पहले, या कह सकते हो 1-1.5 महीने पहले ही, वो सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं और साथ ही साथ वो मेंस का भी तैयारी करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम खराब हो जाता है। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्यों खराब होता है, क्यों प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि या कोई बच्चा है, ठीक है, अभी आप सब कुछ समझ जाओगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा। या कोई बच्चा है, मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ, अब इसका मेंस जो है ना बहुत ही शानदार तरीके से एकदम प्रिपेयर है। मेंस में ऑप्शनल हुआ, GS1 GS2 हिंद और ऐसे सब कुछ, लैंग्वेज पेपर सब कुछ बढ़िया से तैयार है। ठीक है, अब वो एकदम जोश में कि मुझे अब बस एग्ज़ाम का पेपर मिल जाए, मैं सब कुछ कर डालूंगा, सब कुछ एग्ज़ाम में फाड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन ये भूल चुका है कि मेरा मेंस से पहले एक पेपर होगा जिसे कहते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अब इसको ओवर कॉन्फिडेंस तो है मेंस के लिए कि मेरा मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन उस बंदे के पास प्रीलिम्स की जो एक सही स्ट्रेटजी होती है उसके लिए वो सही से तैयार नहीं है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अब क्यों प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अभी आप सब समझ जाओगे। अब प्रीलिम्स का जो दोस्तों पेपर होता है, पहला पेपर होता है GS1। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ध्यान देना, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए मान लेते हैं 11 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, ठीक, 8 लाख मान लेते हैं बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो यानी कि क्या हुआ कि इन 8 लाख बच्चों के लिए यह पेपर एकदम सेम है। मानते हो कि नहीं मानते हो, सेम है ना। यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत गया तो गलत गया, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अगर गलत गया तो गलत गया, उसमें कोई चांस नहीं है कि इफ वट, कोई ऐसा नहीं है कि आधा नंबर और मिल जाए या 1 नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना।
गलत गया यानी कि गलत गया। यानी कि क्या हुआ, हर बच्चों के लिए पेपर सेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ जाता है 98 और आपका 95 है, तो यानी कि 3 नंबर से आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से आप रुक गए। यानी कि 3 नंबर आपका रुक गया किसके लिए, अब प्रीलिम्स के लिए। मानते हैं कि नहीं मानते? अब प्रीलिम्स में 3 नंबर से रुक गए तो आपका मेंस कितना भी तैयार हो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मानते कि नहीं मानते? अब ध्यान देना, मेंस का मान लीजिए ये है पेपर, ठीक। और पहला क्वेश्चन हम जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा टॉपर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टॉपर है। उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिखा, उसको नंबर मिलता है 15 में से मान लीजिए 10 नंबर, ठीक है। और एक बच्चा जो बढ़िया से तैयार है, अच्छा खासा और टॉपर टाइप का है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर उसने नहीं लिखा, ठीक है। एक भी बच्चा है, इसका भी तैयारी अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आंसर नहीं लिखा, तो इसको मिलता है 6 नंबर। मैं हम लोग मान लेते हैं 6 से 7 नंबर मिल जाते हैं, ठीक। यानी कि इसको जो जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी रही थी उसको, मतलब उसने भी अच्छा लिखा, लेकिन इसके कंपेयर में उतना अच्छा पेपर इसने नहीं लिखा, तो कहीं इसको भी नंबर मिला। ऐसा तो है नहीं कि इसको 0 नंबर मिला हो, नंबर मिला, हाँ, इससे कुछ कम मिला है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बंदा टॉपर है उसका मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं रैंक AIR फर्स्ट आता है, रैंक अच्छी आती है। और जो दूसरा बंदा यानी कि जिसने भी पेपर दिया उसका पेपर उतना शानदार नहीं हुआ जितना शानदार इस कैंडिडेट का हुआ। तो जाहिर सी बात, देखो सिलेक्शन तो इसका भी होगा क्योंकि नंबर्स तो इसको भी ठीक ठाक मिले, बढ़िया मिला है, लेकिन रैंक इतनी अच्छी नहीं रहेगी ना। मान लेते हैं इसका रैंक आ जाता है 100, एक मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन इसका भी हुआ है, सिलेक्शन इसका भी हुआ है। यानी कि मेंस में क्या होता है कि मेंस में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेंस में ये डिसाइड करता है कि आप आंसर शीट में आप अपना आंसर किस तरीके से लिखते हैं, आप अपने आंसर को उस पूरे पेज में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप उस पेपर में अपना आंसर किस तरीके से लिखते हैं, मैप वगैरह कुछ फोटोज़ फिगर वगैरह बनाते हैं कि नहीं, या कोई डायग्राम वगैरह जो भी चीज़ है उस तरीके से आप अपने पेपर को सही तरीके से करते हैं कि नहीं। वहाँ पर इंडिविजुअल का खेल है। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका मेंस तैयार है, लेकिन उसने वो गया एग्जाम समय में उसने सिर्फ आंसर लिख दिया, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाया या कोई और भी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ अच्छा नहीं किया, तो उसको 7 नंबर मिल जाएगा। और कोई ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी है लेकिन बहुत हद तक नहीं है और वो गया और उसने थोड़ा डायग्राम वगैरह बना दिया ठीक ठाक, एक प्यारी सी कॉपी लिखी, तो उसको 10 नंबर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल होता है। यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरे कॉपी को किस तरीके से फ्रेम किया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि सबसे पहले मेंस के लिए, मेंस तो सिर्फ इंडिविजुअल है। यानी कि मेंस जब प्री और मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि प्री जब होता है और मेंस, उसके बीच में 3 से 3.5 महीने मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास 3-3.5 महीना बहुत पर्याप्त होता है। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से कर रहे हो तो 3 महीना आपके लिए बहुत इनफ है। अगर नहीं भी कर रहे हो, अगर आपका प्रीलिम्स पेपर हो भी जाता है तो 3-3.5 महीना, कभी कोई 4 महीना भी मिलता है, तो 3-3.5 महीना आपके लिए इनफ होता है फॉर मेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ प्रीलिम्स पर। यानी कि देखो अब प्रीलिम्स, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कैसे बोल दिया आपने। देखो आप जब कभी भी तैयारी स्टार्ट करो तो आपको अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से ही स्टार्ट करना चाहिए। यानी मेंस का ही सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मेंस पढ़ेंगे तो उसमें ही आपका प्रीलिम्स का सब कुछ सिलेबस आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम का 2 महीना, 2.5 महीना, यहाँ तक कि 3 महीने रहे, तो आपको अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजी कम से कम 70% आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब प्रीलिम्स में भी 2 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है सीसेट वाला जो आप लोग जानते हैं, और दूसरा GS, इसको कहते हैं GS1, इसको कहते हैं GS2। यानी कि अब प्रीलिम्स के सिलसिले में इसको GS1 GS2 कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं ना अक्सर कि ये सब जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मेंस में भी आता है, तो क्या करते हैं कि सिर्फ इसी पर ध्यान देते हैं और सीसेट पर ध्यान नहीं देते हैं। जब एग्जाम होने वाला रहता है उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले सिर्फ सीसेट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, और क्या होता है कि उनका ये वाला पेपर GS1 तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन सीसेट की अच्छी तैयारी ना होने के कारण, ठीक है, इनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, जो सीसेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो पेपर ना क्लियर कर पाने की वजह से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता है।
और जब प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता तो आपका मेंस सिलेक्शन नहीं होगा। अब जब मेंस में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भैया, इंटरव्यू में तो आप बाहर ही हैं, इंटरव्यू में कहाँ से आ जाएंगे। अब जब इंटरव्यू में नहीं होगा तो आपका सारा सपना चूर चूर हो गया। इसका मतलब क्या, सीसेट जो एक बहुत छोटी चीज़ है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जिसको लोग ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से आपका सारा सपना चूर चूर हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ या ना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। यानी कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यानी कि सीसेट बहुत छोटी चीज़ है। अब तो फिलहाल लोग सीसेट पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पहले सीसेट को सब लोग कोई ध्यान ही नहीं देता था। बहुत सारे बच्चों का अब प्रीलिम्स का पेपर जो GS1 है बहुत शानदार जाता था, वो सोचते थे कि अब मेरा सिलेक्शन तय है, लेकिन सीसेट में गलती या उनका अब प्रैक्टिस अच्छा ना होने के कारण उनका सिलेक्शन अब प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है। तो यानी कि सीसेट जो इतनी छोटे पेपर, यानी कि जो लोग कहते हैं कि वो छोटा पेपर है, इस पर आपको ध्यान देना है। सीसेट को कभी भी आप अनदेखा ना करें, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। सीसेट में जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपका प्रीलिम्स का दूसरा पेपर चेक होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, खैर मालूम ही होगा क्योंकि आप UPSC जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज से यानी कि 26 मई को आपको एग्जाम है ना, 26 मई को आपके पास बहुत इनफ समय है, ठीक है। अब आप अपना रुख प्रीलिम्स की तरफ मोड़ दीजिए, यानी कि 60% कम से कम 60 to 70% मोड़ दीजिए अपना रुख आप सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ, और 30% में आप मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। और 60 to 70% में 20% आज से ही आपको सीसेट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं एग्जाम के 10 दिन पहले सीसेट पढ़ूंगा ना, आपको प्रैक्टिस आज से ही करना स्टार्ट कर देना है। और बाकी जो बच्चा ना 50 to 40% जो भी है, उसमें आपको GS का फर्स्ट पेपर यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। आपका प्रीलिम्स बहुत ही शानदार तरीके से तैयार है, लेकिन जब आपका सीसेट ही नहीं क्लियर होगा तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन जब आपका प्रीलिम्स ही तैयार नहीं हो पाएगा, जब उसमें ही आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो मेंस की तैयारी लेकर आप क्या करेंगे। अब आप बहुत लोग बच्चे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हम मेंस की तैयारी करने के बाद कोचिंग पढ़ा सकते हैं। तो भाई जब इतना ही सोचना है तब एग्जाम ना दो, है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले सीसेट पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को कभी मत भूलना। जब सीसेट आपका क्लियर होगा तब जाकर आपका प्रीलिम्स का GS1 का कॉपी चेक होगा, और जब टोटल आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा तब मेंस तब आपको देने को मिलेगा। तो सबसे पहला पेपर इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीसेट, ये चीज़ ध्यान देना। तो सीसेट को अनदेखा ना करो, सीसेट को एवरीडे, आज से ही, आज यानी कि टुडे, आज से जब भी पेपर देखो, जब भी एग्जाम, मतलब जब भी ये वीडियो देखोगे, आज देखो, 10 दिन बाद देखो, 20 दिन बाद देखो, कभी भी देखो, 1 महीने बाद देखो, तो उसी दिन से सीसेट को 2-3 घंटे एवरीडे दो। सीसेट के लिए ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है आपको, 10 साल का पेपर आप सॉल्व कर लो, 10 ईयर PYQ बहुत इनफ है, ठीक है। इसके लिए और कोई भी डाउट हो आपका किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे संबंधित डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।